ढलती हुई शाम और वो हल्का हल्का सा अंधेरा और अपनी लगभग खाली सी जेब देखकर मैं एक 21 साल का नौजवान अपनी ऑटो एक साइड में लगाकर बैठे हुए जाने किसका इंतजार कर रहा था। सारा दिन सड़कों पर मारा मारा फिरने के बावजूद मैं इतना नहीं कमा पाया था कि वो कमाई अपने घर ले जाकर दिखा सकूं। और मेरा घर जाने को मन भी नहीं कर रहा था। घर जाता तो अब्बा फिर से मुझे चार बातें सुनाते कि तुम एक लौते ही ऐसे ऑटो ड्राइवर हो जिसे सवारी नहीं मिलती। लोगों का तो पूरा घर चलता है ऑटो रिक्शे पर। और मुझे चुपचाप नजर झुकाए अब्बा की सारी बातें सुननी पड़ती। ये बात तो मेरे अब्बा भी जानते थे कि मैं ऑटो नहीं चलाना चाहता। मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक है और उन्हें बेहतरीन तरीके से रिपेयर करने का हुनर भी है। लेकिन जब से अब्बा को पता चला था कि मैं गैराज में गाड़ियों का काम सीखने के साथ शराब भी पीने लगा हूँ, तो मेरे अब्बा ने मुझे गैराज में नहीं जाने दिया और मुझसे पूछा कि शराब की लत कहाँ से लगी। तो मैंने अब्बा से बताया कि गैराज का मालिक मुझे मेरे मना करने के बावजूद भी थोड़ी थोड़ी शराब जबरदस्ती दिया करता था और वो थोड़ी थोड़ी शराब मुझे जब अच्छी लगने लगी तो मैं मालिक की शराब में से रोज लेकर पीने लगा। ये सुनकर अब्बा ने मेरी अच्छी खासी पिटाई भी की थी और मेरे हाथ पैर तोड़कर मुझे घर में बिठा भी दिया था। उस वक्त मेरी उम्र महज 15 साल की थी। फिर कुछ दिनों के बाद जब मेरे हाथ पैर सही सलामत हुए तो अब्बा ने उन्हीं के गैराज में मुझे वेल्डिंग का काम सिखाने का काम शुरू कर दिया। मेरे अब्बा भी बहुत हुनर वाले थे। वो पीतल के प्राइमर्स भी बहुत अच्छे रिपेयर कर लेते थे, वेल्डिंग का काम भी जानते थे, कायदे कानून भी जानते थे, उन्हें अंग्रेजी भी आती थी। गांव के होने के बावजूद भी मेरे अब्बा ने यहाँ गुजरात में अपने दम पर बहुत ही कम टाइम में जमीन खरीदी थी और उस जमीन पर आगे गैराज और पीछे घर बनाया था। गैराज में दोनों काम होते थे। अब्बा प्राइमर्स रिपेयरिंग और गाड़ियों में वेल्डिंग भी कर लेते थे। इसीलिए अब्बा ने मुझे अपने साथ वेल्डिंग का काम सिखाने में रख लिया था। लेकिन मैंने अब्बा के गैराज में भी ज्यादा वक्त तक काम नहीं किया। 3-4 हुनर सीख लेने के बावजूद भी लास्ट में मैंने ऑटो रिक्शा चलाने का फैसला किया, क्योंकि ऑटो की कमाई रोज की रोज होती है। मैं ऐसा सोचता था, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया तब मुझे पता चला कि इसमें भी हमें पैसेंजर की राह देखनी पड़ती है। और ये सारी बातें मैं अपने ऑटो रिक्शा में बैठे बैठे अपने आप से कर ही रहा था कि इतने में एक लड़की मेरे सामने आई। ऐसा लग रहा था कि उस हल्के से अंधेरे में मेरे सामने चांद उतर आया है। वो लड़की बहुत घबराई हुई थी। उसने मुझे हड़बड़ाते हुए कहा, चलो जल्दी से ऑटो चालू करो, मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है। मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो वो बोली, अरे तुम ऑटो तो स्टार्ट करो, मैं तुम्हें रास्ते में बता देती हूँ और तुम जितना किराया मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम फिक्र मत करो, बस जल्दी से यहाँ से चलो। मैं उस लड़की की बात मानकर उसे ऑटो में बैठाकर वहां से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद मैंने शीशे में नजर करके उस लड़की की तरफ देखा और पूछा कि अब हम उस जगह से थोड़ी दूर आ चुके हैं, अब तो बताइए कि आपको कहाँ जाना है। तो वो लड़की सिसकियां लेकर रोने लगी। उसे रोता देखकर मेरा दिल तड़प उठा और मैंने ऑटो साइड में लगाया। मैंने उस लड़की से रोने की वजह पूछी, फिर उसका नाम और वो कहाँ से आई है ये पूछा, लेकिन लड़की ने कुछ नहीं बताया, वो बस रो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप कराया, उसे पानी लाकर दिया। जब उस लड़की ने पानी पी लिया फिर बड़ी धीरे आवाज से उसने अपना नाम कोमल बताया। वह बिल्कुल अपने नाम की तरह कोमल ही थी। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आई हो। तब उसने मुझे बताया कि वो राजस्थान से भाग कर आई है। जब उसने कहा कि वो राजस्थान से भाग कर आई है तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे इसलिए तुम भाग कर आई हो। तो उसने कहा, नहीं, मैं अपनी दीदी के घर पर रह रही थी और वहीं से भाग कर आई हूँ। मैं कुछ देर तक खामोशी से उस लड़की की तरफ देखता रहा। उसकी मासूमियत देखकर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे और सवाल पे सवाल करूं, इसलिए मैं खामोश खड़ा रहा। लेकिन वो लड़की जो अपना नाम कोमल बता रही थी, उसने कुछ मिनटों के सन्नाटे के बाद मुझे अपने बारे में सब बताना शुरू किया। वो राजपूत परिवार से थी। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसकी बिरादरी में ही शादी हुई थी, लेकिन उसकी बहन के ससुराल वाले थोड़े गैंगस्टर टाइप के थे, इसलिए कोमल और उसके माता पिता जल्दी उसकी दीदी के यहाँ जाते नहीं थे। लेकिन जब कोमल की दीदी माँ बनी तब कोमल और उसके माता पिता उससे मिलने गए। कोमल की दीदी की हालत ऐसी नहीं थी कि वो बच्चे को भी संभाल सके और घर का काम भी कर सके, इसलिए कोमल के माता पिता ने कोमल को उसकी दीदी के पास कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। लेकिन कोमल इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसके जीजा की नीयत उस पर बिगड़ जाएगी। कोमल तो वहां अपनी दीदी का सहारा बनने के लिए रुकी थी, लेकिन उसके जीजा की बुरी नजर का शिकार बनने से पहले ही कोमल वहां से भाग निकली। लेकिन जैसा कि कोमल ने बताया था,
उसके जीजा जी और उनके घर वाले गैंगस्टर टाइप के थे, तो उन लोगों ने कोमल के पीछे गुंडे लगा दिए थे। अब कोमल के जीजा जी के गुंडे उसे चारों तरफ ढूंढ रहे थे। कोमल ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया, साथ ही ये भी बताया कि ये शहर उसके लिए अजनबी है और ना ही वो इस शहर में किसी को जानती है। मुझे अगर कोई सेफ जगह पता हो तो मैं उसे वहां छोड़ दूं, लेकिन एक अकेली लड़की और रात का वक्त था, मैं भला उसे कहाँ छोड़ता। मैं रिक्शे के आगे वाली सीट पर बैठे बैठे सोचने लगा कि मैं उसे कहाँ ले जाऊं। मैंने कोमल से कहा कि वो उसके माता पिता के घर क्यों नहीं चली जाती। तो कोमल बोली कि मेरे जीजा जी बहुत खतरनाक हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर तू इस घर से अपने माता पिता के यहाँ भी गई तो मैं तेरे माँ बाप को भी मार दूंगा। इसलिए मैं भागकर उनके यहाँ नहीं गई। अब तो और भी बड़ी चुनौती थी मेरे सामने। कोमल मेरी जिंदगी में खूबसूरत बला बनकर आई थी, जिसे मैं चाहकर भी पीछा छुड़ाना नहीं चाहता था। बहुत सोचने के बाद मैंने कोमल को अपने दोस्त के मोहल्ले में एक छोटी सी खोली किराए पर लेकर उस खोली में रखा। इतना बड़ा कदम ले तो लिया था मैंने, लेकिन मेरे दिल में मेरे अब्बा का बहुत डर था और मैं सोच कर ही काम जा रहा था कि अब्बा को जब ये सब पता चलेगा तो वो मेरा क्या हाल करेंगे। फिर भी मैंने बहुत हिम्मत से काम लिया और घर में बहाना भी कर दिया कि मैं अब से ऑटो रात में भी चलाया करूंगा। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद अब्बा मान गए। मेरा रात में ऑटो चलाने का बहाना करना जरूरी था, क्योंकि मैं कोमल को रात को अकेले नहीं छोड़ सकता था। लेकिन मैंने घर में ऑटो चलाने का बहाना किया है तो मुझे कमाई भी तो बतानी पड़ेगी, वरना अब्बा को शक हो जाएगा कि मैं ऑटो नहीं चला रहा और इधर उधर भटकता फिर रहा हूँ। मैं बुरी तरह से फंस चुका था, लेकिन मेरा जमीर मुझे कोमल की मदद करने के लिए हमेशा कोसता रहता था, या शायद मन ही मन उसे चाहने लगा था। खैर जो भी हो, रात होते ही मैं चारपाई लेकर दरवाजे के बाहर सो जाया करता था और कोमल अंदर खोली में सो जाती थी। कोमल एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। कहीं ना कहीं वो भी ये समझने लगी थी कि मैं उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा हूँ, और शायद धीरे धीरे वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। बिना शादी किए हम दोनों एक रिश्ता ऐसा हो गया था हमारे बीच कि जैसे एक बीवी अपने शौहर से घर का सौदा सामान मंगवाती है, वैसे ही घर की जरूरत की हर चीज कोमल मुझसे मंगवाती और मुझे भी उसके लिए काम करना अच्छा लगने लगा था। पता नहीं हम दोनों ये कैसे रिश्ते से बंधे जा रहे थे। जमाने से बेखबर, बिरादरी मजहब से बेखबर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो लड़की मुसलमान नहीं है, या उसे भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि मैं हिंदू नहीं हूँ। हमारी रूह ने एक दूसरे को कबूल कर लिया था, सिर्फ जुबान से इजहार करने की देर थी। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कह पाते उससे पहले ही मेरे अब्बा को कोमल के बारे में सब पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि मैं रात में ऑटो चलाने नहीं जाता बल्कि कोमल की रखवाली करता हूँ उसके घर के बाहर, और अपने दोस्त से उधार पर उधार पैसे लेकर अब्बा को दे रहा था कि मेरी इतनी कमाई हुई है। मेरे अब्बा, मेरी बड़ी बहन और बड़े भाई मैंने जहाँ खोली किराए से ली थी वहां आए। इत्तेफाक से मैं वहां नहीं था और वो कोमल को अपने साथ मेरे घर ले गए और मुझे भी संदेशा भिजवा दिया कि मैं सीधे घर पहुंचूं। मेरे दोस्त ने मुझे सब बता दिया कि तेरे अब्बा कोमल को अपने साथ ले गए हैं, अब तेरी खैर नहीं। लेकिन मुझे खुद से ज्यादा कोमल की फिक्र थी। मैं सीधे अपने घर पहुंचा और अब्बा के सामने हाजिर हो गया, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। अब्बा ने हमारे मोहल्ले के कुछ गिने चुने इज्जतदार लोगों को वहां पहले से ही बुला रखा था, जिसमें 2-3 लोग हिंदू भी थे और 2-3 लोग मुसलमान थे। मानो जैसे अब्बा ने छोटी सी पंचायत बैठाई थी और वहीं एक तरफ कोमल भी चुपचाप बैठी थी। अब्बा ने पहले सवाल कोमल से पूछना शुरू किया, क्योंकि कोमल बालिग थी। लोगों को कोमल के जवाब से पता चलना चाहिए कि मैंने कोमल को जबरदस्ती उसकी उस खोली में नहीं रखा था। कोमल वहां अपनी मर्जी से रह रही थी। अब्बा ने कोमल से जितने सवाल किए कोमल ने उसके सही सही जवाब दिए। कोमल ने अब्बा को भी ठीक वही सारी बातें बताई जो बातें उसने मुझे बताई थी। उसके बारे में सबने कोमल की बात सुनी और सबको उससे सिंपत्ति भी थी। लेकिन इतने दिनों से हम एक घर में रह रहे थे, अब उस पर सवाल उठा। अब्बा ने मुझे और कोमल से पूछा कि तुम दोनों ने शादी कर ली है। हमने जवाब दिया नहीं। तो फिर अब्बा ने पूछा कि फिर तुम कैसे एक ही घर में रह रहे थे। तब कोमल ने मेरे अब्बा से सारी सच्चाई बताई कि मैं वहां रहता जरूर था, लेकिन घर में नहीं, घर के बाहर सोया करता था। साथ ही कोमल ने अब्बा को और पंचायत में बैठे लोगों को ये भी बताया कि कैसे मैंने कोमल की मदद की और उसका सहारा बना। अब्बा ने कोमल से कहा कि ठीक है, हम पुलिस का सहारा लेकर तुम्हें तुम्हारे माता पिता तक पहुंचा देंगे। और पंचायत में आए हुए दूसरे लोगों से भी अब्बा ने पूछा कि मैं सही कह रहा हूँ ना। सबने अब्बा की बात पर सहमति जताई कि ठीक है, हम इस लड़की को पुलिस का सहारा लेकर इसके घर पहुंचा देते हैं। लेकिन कोमल ने जाने से साफ इनकार कर दिया। मेरे अब्बा ने कोमल से पूछा, क्यों बेटी, तुम अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती, क्यों मना कर रही हो?
तुमको हम हमारे घर में नहीं रख सकते। तब कोमल ने कहा कि ठीक है, मैं आपके जैसी बनकर आपके घर में रहूंगी। अब्बा ने कोमल से कहा कि बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो, जरा साफ साफ कहो। तब कोमल ने कहा कि मैं आपके बेटे के साथ शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ पल के लिए तो मुझे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैंने ये क्या सुन लिया है। लेकिन ये सच था कि कोमल ने सबके सामने निडर होकर अपने दिल की बात कह दी थी। मेरे अब्बा ने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा कि क्या तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो, पसंद करते हो इसे? तब मैंने भी हाँ कह दिया। पंचायत में जितने लोग बैठे थे उनका कहना था कि लड़की बालिग है और अगर वो अपनी मर्जी बता रही है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। हमने कोमल को उसके धर्म पर ही कायम रहने को कहा। सब कुछ कोमल पर छोड़ दिया कि उसकी जैसी मर्जी हो वो वैसे रहे। 2 दिन के बाद हमारी शादी हो गई। मेरे लिए ये सब कुछ बिल्कुल एक सपने के जैसा था। कोमल हमारे घर में बहुत प्यार से रहती थी। कुछ दिन तक सब बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक कोमल के जीजा जी को पता नहीं कहां से भनक लग गई कि कोमल हमारे घर में रह रही है। फिर अचानक कोमल का जीजा अपने गुंडे और पुलिस को साथ लेकर हमारे घर अचानक आ धमका। उस दिन मैं घर पर नहीं था और इस बात का अफसोस मुझे आज भी होता है। कोमल ने जैसे ही देख लिया कि उसका जीजा वहां आ गया है, वो फौरन अंदर घर में चली गई और जो कपड़े पहनकर वो उनके घर से भागी थी वही कपड़े उसने वापस पहन लिए और चुपचाप अपने जीजा जी के साथ जीप में बैठकर वहां से चली गई। कोमल जानती थी कि अगर उसने जाने से इनकार किया तो उसका जीजा मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इसलिए मेरे अब्बा के रोकने के बावजूद भी कोमल रुकी नहीं और चुपचाप जीप में बैठकर चली गई। कोमल ने अपने जीजा से साफ कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ और तुम जैसा कहोगे वैसा होगा, लेकिन तुम इन लोगों को कुछ नहीं करोगे। तो उसके जीजा ने उसकी बात मान ली और वहां से कोमल को लेकर चला गया। अब्बा ने फौरन मेरे एक दोस्त को मुझे ढूंढने के लिए भेजा और उनके एक दोस्त के बेटे को गाड़ी से कोमल के जीजा की जीप के पीछे लगा दिया। मेरे दोस्त ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे सारी बात बता दी। मैं बेसुध होकर घर पर भाग कर आया। अपने अब्बा से पूछा कि कोमल कहाँ है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि कोमल अपने जीजा के साथ चली गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो रुकी नहीं और चुपचाप किसी से कुछ कहे बगैर यहाँ से चली गई। लेकिन मैंने अनिल को उनके पीछे भेजा है, वो हमें खबर करता रहेगा कि वो लोग कोमल को कहाँ लेकर गए हैं। तुम घबराओ नहीं। मैं सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कोमल को कहाँ से वापस लाऊं, क्योंकि इतने दिनों में मैंने कोमल से उसका पता नहीं पूछा था और ना ही मैंने कभी सपने में भी ये सोचा था कि कोमल मुझसे इस तरह बिछड़ जाएगी। फिर कुछ घंटों के बाद अनिल वापस आ गया और अब्बा को उसने कोमल के बारे में जो बताया उसे सुन के हम सबका दिल दहल गया। अनिल ने बताया कि वो जीप का पीछा करते करते रेलवे स्टेशन पहुंचा था। फिर जब कोमल अपने जीजा के साथ ट्रेन में चढ़ी थी तो वो भी उनके पीछे वाली सीट पर जाके बैठ गया था। लेकिन जब ट्रेन नदी के ऊपर से गुजरने वाली थी तब कोमल को दरवाजे के पास लाकर कोमल का जीजा उससे लड़ने लगा और जैसे ही ट्रेन ब्रिज के ऊपर से गुजरी तो कोमल के जीजा ने कोमल को धक्का दे दिया। और कोमल के जीजा ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि कोई कोमल की जान न बचा सके। अनिल ने कहा कि मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि ब्रिज के ऊपर से धक्का दे दिया उसने और मैं चाह कर भी कुछ न कर सका। अनिल की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे सर से आसमान और पैरों से जमीन छीन ली। मैं जिंदा लाश जैसा हो गया। कोमल के बिना जीने की चाहत ही मर चुकी थी और मैं एक बार फिर से शराब के सहारे चढ़ गया। इस बार मैंने इसलिए शराब उठाई कि शायद किसी रोज मैं ज्यादा पी लूं और मेरी जान चली जाए। लेकिन कमबख्त मेरी वीरान जिंदगी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और आज लगभग आधी उम्र गुजर चुकी है मेरी। लेकिन कोमल के बाद अगर मैंने किसी से दिल लगाया तो वो शराब है। मुझे इश्क तो हुआ जब से, मिला जब से, बिछड़ा जब से, मैं जीता भी नहीं और मरता भी नहीं। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें।